बारे में जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम फिजिक्स के अंदर में जो भी कोई फेनोमेनन है या मोशन जो है, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर में मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होता है वो दैट इज डायनामिक्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो हिस्से हमारे पास है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लॉज दैट अफेक्ट मोशन, यानी वो नियम, वो लॉज जो कि मोशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी हमें काइनेमेटिक्स में जो है मोशन के पीछे के रीजंस को नहीं पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर्स। तो अभी हम लोग वेक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर वेक्टर्स के बाद जो है हम जो भी मोशन से रिलेटेड रिगार्डिंग जो टर्म्स होते हैं उन सब चीज़ों को नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, उसको मेजर करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी उससे ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को, कोई भी नेचुरल फिनोमिनन है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक जिनके पास डायरेक्शंस हो, यानी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत हो, ठीक है, यानी विद डायरेक्शन, विच रिक्वायर डायरेक्शन, और दूसरा विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शंस। तो क्योंकि इनको इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जिन चीजों के अंदर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है उनको हम लोग सिंपल अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है उनके लिए सिंपल अलजेब्रिक लॉ चल सकता है। यानी हम अगर देखें तो जिनमें डायरेक्शंस नहीं होती है उनमें हम लोग 3+2 को 5 लिख सकते हैं, लेकिन जिनमें डायरेक्शंस की जरूरत होती है उसमें 3+2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। तो इसलिए इनके लिए ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उनके लिए हमें कुछ अलग से लॉज पढ़ने होते हैं, कुछ अलग से नियम कानून हमें मतलब लॉज बनाने होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली उनको हम ऑपरेट कर सकते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको में हमें डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है उनको समझने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स। और जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जिनमें सिंपल अलजेब्रिक लॉज से उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, उनको हम लोग कहते हैं स्केलर्स, ठीक है। तो यानी अगर हम डिफाइन करें वेक्टर्स को तो व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। यानी हम लोग जब भी वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो हमें ये दो वर्ड्स याद रखना है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यानी वेक्टर्स के पास ये दोनों चीजें होंगी। तो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। जैसे एग्जांपल अगर लें तो जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक्सेट्रा जो कि क्या है, वेक्टर्स हैं, यानी जिनमें हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। यानी उनको हम लोग जब भी ऑपरेट करेंगे तो उनमें हम लोग सिंपल अलजेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंगली उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम स्केलर्स में देखोगे तो स्केलर्स में जिनके पास they require only
मैग्नीट्यूड, ठीक है, दे रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा हमें इसमें याद रखना है कि दे कैन बी ऑपरेटेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक लॉज, ठीक है। तो मेनली हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है, यानी डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्पेशल उनके लिए लॉज डेवलप करने होंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम ये देखते हैं कि हर ब्रांच की या हर फिजिक्स के ब्रांच की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, इंसिडेंट रेज, फिर उसके बाद तुम देखो तो पावर, ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से जब तुम मैकेनिक्स में हम लोग जो है, जब हम लोग ये देखते हैं तो उसमें हमारे पास जैसे वर्क वगैरह जो चैप्टर होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये सब मतलब इसमें भी यूज होता है ये। तो यानी हर एक टॉपिक का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है, तो इसमें वेक्टर्स की अपनी भी टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें हमें कुछ वेक्टर्स के पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद रखने होंगे, जिनको समझ के ही या जिनका यूज करके हम लोग वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, उसमें जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जैसे पहला टर्म हम लोग इसमें लेते हैं, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर हों, ठीक है। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड as well as same डायरेक्शन, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होनी चाहिए, तब जाके वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, वो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लो कि एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्टिंग अलोंग वेस्ट, और दूसरा हमारे पास है 30 न्यूटन का फोर्स, जैसे इसको F1 लिख देते हैं, इसको F2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा 30 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो हम इन दोनों में ये देख सकते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, 20 दोनों में है मैग्नीट्यूड जो है, बट इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। सो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। F1 एंड F2 आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वेक्टर्स के पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, तो दोनों का सेम होना जरूरी है इक्वल होने के लिए। तो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर हम लोग देखें तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by an arrow where the magnitude of vector is represented by the length of arrow and the direction is represented by the head of arrow। यानी जैसे हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे अगर ये एक एरो बनाएं और इस एरो में ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका टेल, ठीक है। तो ये इसका हेड और ये इसका टेल, और ये हेड और टेल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ एरो, ठीक है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, बाय एन एरो वेयर लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल है लेंथ, एंड हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका हेड जो है उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा।
यानी जैसे अगर हम लोग ये देखें कि सपोज अगर हम एक 5 न्यूटन के फोर्स को 5 सेंटीमीटर की लाइन से शो कर रहे हैं, जो कि मान लो सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा वेक्टर लग रहा है जो कि 2 न्यूटन का है, तो उसको हम लोग 2 सेंटीमीटर की लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो 2 न्यूटन फोर्स के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर का लाइन ले रहे हैं, और 5 न्यूटन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर का लाइन ले रहे हैं। यानी जितना मैग्नीट्यूड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ाने से उसका लेंथ भी हमें बढ़ाना होगा। अब जनरली हम लोग जो वेक्टर को रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो इसमें जनरली जो है हम वेक्टर्स को ये जो ग्राफिकल इसका जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसका यूज जो है वो हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अपनी क्वेश्चन को समझने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको जो रिप्रेजेंट करना होगा वो रफली हम लोग इंडिकेट कर देंगे। मतलब अगर मान लो कभी हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स दिखा रहे हैं, तो हम लोग जो एरो जितना बना रहे हैं, अगर 2 न्यूटन को दिखाएं तो उसे थोड़ा छोटा रखें एरो। ठीक है, ये नहीं हो कि 5 न्यूटन का जो है हमारे पास है वो तो इतना है, और जो है 2 न्यूटन का जो बना रहे हैं वो बड़ा बना दें। ठीक है, तो दैट विल बी रॉन्ग, वो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि रफली हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि इसका जो लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो हेड तुम देख रहे हो, तो ये हेड जो है उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 20 न्यूटन फोर्स ड्यू नॉर्थ और 20 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट। ठीक है, F1 और ये हमारे पास F2। तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हमने ये ग्राफ लिया है, तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो इसमें 20 न्यूटन फोर्स ड्यू, हमें अगर मान लो कि हम लोग 20 न्यूटन का जो फोर्स है उसको हम लोग किधर दिखा रहे हैं, ईस्ट वाला जो है उसको हम लोग शो कर रहे हैं ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका हेड जो पॉइंट होना चाहिए वो ईस्ट की तरफ पॉइंट होना चाहिए, यानी इसका हेड इधर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 20 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट। फिर इसके अलावा अगर हमें जब दिखाना है नॉर्थ वाले फोर्स को दिखाना है, तो नॉर्थ वाले का हेड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होगा। तो ये हमारा हो गया 20 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ वाला F1, और ये हमारे पास हो गया F2। अच्छा, अगर मान लो यहीं पे हमारे पास एक F3 फोर्स है जो कि है, वो भी है 20 न्यूटन का ही, मान लो 20 न्यूटन फोर्स ड्यू नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट के लॉन्ग है। तो अब नॉर्थ वेस्ट का मतलब होगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इक्वली इंक्लाइंड, यानी हम लोग नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री बनाता हुआ किसी भी एक के साथ में। ठीक है, तो उसका जो हेड होगा वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा ऐसे। ठीक है, ये इसका हेड हो जाएगा, इस वेक्टर का हेड है। यानी हेड को हमें हमेशा क्या करना है, जिस वेक्टर का जो डायरेक्शन रखना है उधर हेड को पॉइंट करना है, और उसका जो लेंथ लेना है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रखना है। ठीक है, हमें अंदाजन जो है कम से कम इस चीज को ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जो है वो हेड जो है उसका डायरेक्शन को शो करे, और लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करे। तो पहले तो एक तो ये हो गया हमारे पास में कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया कि वेक्टर को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर तीसरा, अब जैसे वेक्टर को कभी भी डिस्कस करते टाइम हम हर बार वेक्टर को एरो से दिखाने की बजाय उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कोई इंग्लिश का अल्फाबेट हमने बना लिया और उसके ऊपर में हम लोगों ने एरो लगा दिया, जैसे ऐसे लिख दे ए वेक्टर, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन के तरीके दे आर नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, बट हमें ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जैसे वेक्टर कोई भी चीज तुम लिख रहे हो तो उसको उसके ऊपर में इस तरह से जो है एरो रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जैसे अगर तुम सिर्फ ये लिख देते हो F इक्वल्स टू 20 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट, ठीक है, तो ये गलत है, इसमें तुम्हें यहाँ पर इसको एरो लगाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर तुम F बराबर लिखते हो सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स, तो इसमें भी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुमने वेक्टर लिखा हुआ है तो तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड तो तुमने बता दिया, बट डायरेक्शन नहीं बताया, इसे तुम्हें डायरेक्शन भी शो करना होगा। तो 20 न्यूटन फोर्स ड्यू ईस्ट, तब जाके सही माना जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है वेक्टर के पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो दोनों को हमें ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। फिर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स, व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब हो गया कि टू वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव
टू वेक्टर, या ऐसे करते इसको डिफाइन कि ए वेक्टर A is said to be negative of vector B if both have same magnitude but opposite directions। ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे अगर एक ईस्ट की तरफ पॉइंटेड है तो दूसरा किधर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए हमारा वेस्ट की तरफ जो है। यानी अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो कि ये एक 20 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट की तरफ और दूसरा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये 20 न्यूटन का फोर्स वेस्ट की तरफ, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट वेक्टर्स हो गए, ये नेगेटिव वेक्टर्स हो गया। ये मतलब ए का बी नेगेटिव हो गया, बी का ए नेगेटिव हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे अगर देखें तो इस डायरेक्शन में अगर मैं मान लो 10 न्यूटन का एक फोर्स ले लेता हूँ, तब ये ए हमारे पास जो है, ये बी है और ये सी जो है, ये तीनों फिर बी और सी जो है अभी नेगेटिव वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। बहुत ज्यादा रोक देता हूँ। अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, जैसे ये हमने यहाँ पे लिया कि सपोज ये हमारा एक और दूसरा हमारा वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ सपोज बराबर है बट दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सपोज अपोजिट भी है बट अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, जैसे अगर यहाँ पर ये देखें तो ए को हम लोग सी का नेगेटिव वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि मतलब अगर मान लो कि दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर हैं तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए और साथ के साथ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो दोनों क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद एक होता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करें। ठीक है, तो एक ही प्लेन के अंदर में आने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो। ठीक है, तो वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन, तो जैसे जो भी अगर मान लो कि एक्स वाई, जैसे हमारा ये जो स्क्रीन है, तो हमारे स्क्रीन के प्लेन में अगर हम लोग कोई भी वेक्टर बनाएंगे, जैसे ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, डायरेक्शन कुछ भी रखा, मैग्नीट्यूड कुछ भी रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी ये वेक्टर्स बनाए वो सब एक ही प्लेन के अंदर में, तो यहीं पे अगर ये तो एक तो ये हो गया। अगर मान लो कि यहीं पे मैं कोई एक वेक्टर बनाता हूँ जो कि मान लो कि किसी दूसरे प्लेन पर है, दूसरे प्लेन मतलब जैसे अगर मान लो कि फ्लोर है, उस फ्लोर पे मैं कोई वेक्टर बनाता हूँ, तो वो जो है इनके साथ क्या कहलाएगा, इनका कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो जब दो वेक्टर जिनका प्लेन एक ही जैसा होता है, एक ही प्लेन पर वो हो, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ज्यादा हो, कम हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, एक टर्म है कोप्लेनर वेक्टर। तो व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन। इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स के बाद हमें एक याद रखना है, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब जैसे कोई वेक्टर हमें अगर दिया हुआ है ए वेक्टर, जैसे अगर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका मैग्नीट्यूड मान लो कि जो भी है, और ये जो हमारे पास इसका डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, तो इसका मान लो कि मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो इसी डायरेक्शन में अगर एक 1 न्यूटन का हम लोग फोर्स ले लें तो वो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड बट से डायरेक्शन एज ऑफ द
गिवन वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने बनाया है, ठीक है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने बनाया है उस वेक्टर का डायरेक्शन और जो यूनिट वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, बस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 5 न्यूटन अगर ईस्ट की तरफ लग रहा है तो 1 न्यूटन अगर ईस्ट की तरफ लगेगा तो 1 न्यूटन क्या कहलाएगा, 5 न्यूटन का यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर के लिए स्पेशल सिंबल यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए कैप, ए कैप। तो ए कैप जो है वो क्या बता रहा है, तो ए कैप जो है वो इसका यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर का, और ये ए वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, दीज आर सम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जहां पे आई कैप क्या दिखाता है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, यानी कोई भी चीज अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप यूनिट वेक्टर। जे कैप ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस को, और के कैप ये जो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस को, ठीक है। तो अब इन यूनिट वेक्टर्स के हेल्प से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ वेक्टर इक्वल्स टू 20 न्यूटन आई कैप, तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वहीं पे अगर मान लो कि हमारे पास हम एक फोर्स लेते हैं F इक्वल्स टू 20 न्यूटन माइनस आई कैप, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग along नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हमारे पास एक फोर्स है F इक्वल्स टू मान लो कि 2 न्यूटन आई कैप प्लस 3 न्यूटन जे कैप, और एक हमारे पास, इसको हम लोग F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं, इसको F3 ले लेते हैं, और F4 हमारे पास एक फोर्स है दैट इज 5 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। तो अब ये देख सकते हो तुम कि जैसे पहले ये जो फोर्स हमारे पास था F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, अपोजिट वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखें इसको F3 और F4 को, तो F3 और F4 जो हैं ये दोनों देखो, दोनों ही XY प्लेन के अंदर में लाई करते हैं, है ना। ये आई कैप और जे कैप से पता लग रहा है कि इसका ये वाला हिस्सा जो है X की तरफ है, ये वाला Y की तरफ है, यानी ये जो वेक्टर हमारे पास है F3 और ये F4 दोनों ही XY प्लेन में हैं। तो जब दोनों XY प्लेन के अंदर में हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज करके, और हम ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स है कि नहीं है। जैसे अगर मान लो कि यहीं पर अगर हम लोग एक फोर्स, एक मतलब अगला फोर्स ले, F5 वेक्टर ले लें, दैट इज 2 न्यूटन आई कैप प्लस 3 न्यूटन के कैप। तो अब ये जो हमारे पास है ये कौन सा प्लेन हो गया इसका, तो ये XZ प्लेन हो गया। तो XZ प्लेन के अंदर में ये है, तो इसलिए ये F5, F3 और F4 के साथ कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हम जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये डायरेक्शंस जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने यूनिट वेक्टर्स देख लिया कि यूनिट वेक्टर क्या है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर का जो है हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन। मान लो कोई भी वेक्टर है उसका हमें सिर्फ डायरेक्शन यूज करना है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ यूनिट वेक्टर के लिए, जिसको मैं थोड़ा बाद में इसे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ए कैप अगर कभी हमें निकालना हो किसी वेक्टर का, ठीक है, किसी वेक्टर का अगर ए कैप निकालना है यानी उसका यूनिट वेक्टर निकालना है,
तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक, ये जो मॉडुलस में लिखा हुआ है मैंने जब वेक्टर को, तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो गया सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर में अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो मैग्नीट्यूड से जब तुमने डिवाइड कर दिया, तो जैसे 2 न्यूटन था तो 2 न्यूटन कैंसिल, तो बच क्या गया 1 न्यूटन। तो ये जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए यूनिट वेक्टर जो होता है, जैसे ए कैप रिप्रेजेंट क्या करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो ए का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये ए क्या हो गया, इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमें याद रखना है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पोजीशन कह रहा हूँ कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करना है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो a vector that represents position of a particle at any time with respect to origin। जो origin के रिस्पेक्ट में ये बताए कि कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर हम लोग ये देखें, कोई भी पार्टिकल अगर मान लो कि एक्स वाई जेड यानी 3D के अंदर में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, ठीक है, कोई पार्टिकल है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मान लो कि इसके पोजीशन वेक्टर को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर जो इसका होगा दैट विल बी 2 मीटर, सपोज मीटर यूनिट ले लेते हैं, 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप प्लस 4 मीटर के कैप, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे अगर एक पार्टिकल लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है कितना 2,3 है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, x और y है ये सिर्फ, तो इसमें हम लोग जब इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल्स टू 2 मीटर i कैप प्लस 3 मीटर j कैप, ठीक है। अगर यहीं पे एक पॉइंट हम लोग लेते हैं जिसका हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,0,3, ठीक है, या 0,0,3, सपोज 0,0,3 है। अब 0,0,3 है, इसका मतलब इसके दोनों ही x और y कंपोनेंट 0 है, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ इसका z कंपोनेंट है, इसलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 मीटर के कैप, ठीक है। तो यानी पोजीशन वेक्टर ये बताएगा कि कोई भी पार्टिकल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, क्योंकि हमें मोशन वाले चैप्टर के अंदर में किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लोकेट करना होगा, तब उसका हम लोग जैसे उसकी पोजीशन में जो भी चेंज आएगा उससे उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर था। फिर अब जैसे चाहे डिस्प्लेसमेंट बाद में करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद इन सभी टर्म्स के बाद अगर हम लोग देखें, तो अब हमें करना है कि वेक्टर्स को ऑपरेट कैसे किया जाए, यानी ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स को ऐड सबट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 2 लॉज हैं, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के लिए हमारे पास 2 लॉज हैं। पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ और दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, यानी इन 2 लॉ का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि वेक्टर को ऐड हम लोग सिंपल अलजेब्रिक लॉ से नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना होगा। तो इसके लिए जैसे अगर हम लोग ये देखें कि हमें 2 वेक्टर जिनको हमें ऐड करना है, तो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are let A and B vector are 2 vectors acting at angle theta, ठीक है। 2 वेक्टर्स अगर मान लो A वेक्टर और B वेक्टर जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ वी नीड टू फॉर्म the 2 sides of a triangle by joining
देयर हेड एंड टेल्स। ठीक है, यानी हमें उनके हेड और टेल को ज्वाइन करके हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल के दो साइड्स बनाने हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लें कि सपोज ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है ए, और दूसरा हमारा ये वेक्टर है बी, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों से ट्राइंगल बनाना है। अब ये ट्राइंगल बनेगा कैसे, तो ट्राइंगल को बनाने के लिए तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो कि तुम किसी भी मान लो कि ये हमारे पास डायरेक्शंस है, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाता हूँ और उसी लेंथ का वेक्टर यहाँ पर बनाता हूँ, या उसी लेंथ, तो ये इसका जो डायरेक्शन है, जैसे उसी लेंथ का वेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, तो तुम देख सकते हो इनका डायरेक्शन जो है सबका एक ही है। ठीक है, सभी ईस्ट की तरफ पॉइंटेड है, और सबका मैग्नीट्यूड अगर हमने सेम लिया है तो सभी इक्वल वेक्टर्स हैं। यानी तुम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ देयर हेड। ठीक है, तो उनके हेड के डायरेक्शन को चेंज किए बिना तुम उसको पैरेलल में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। यानी हम अगर चाहें तो इस बी वेक्टर को यहां ड्रॉ करने की बजाय इसके पैरेलल डायरेक्शन में यहां पर भी ए के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस बी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें और जो इसके पैरेलल हमारे पास हो। ठीक है, तो ये जैसे सपोज ये इसके पैरेलल हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो यही कहता है ट्राइंगल लॉ कि जिन दो वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ वी नीड टू फॉर्म द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग देयर हेड एंड टेल, और उनको उनके हेड को टेल से ज्वाइन कर। जैसे देखो ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइंड है। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग देयर हेड एंड टेल्स। तो इस केस में देन द थर्ड साइड, then the third side in opposite order will represent their resultant। ठीक है, थर्ड साइड क्या करेगा, उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड साइड मतलब देखो ये थर्ड साइड हो गया इसका, जैसे यहाँ पे अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड साइड जो तुम्हें लेना है, अब ये इनका क्या है, ए प्लस में बी है, यानी ए और बी का जो नेट इफेक्ट आएगा वो हम लोग इसे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट है उसे शो कर रहे हैं। अब वो भी एक वेक्टर ही है तो उसका भी डायरेक्शन एक होगा, तो उसका जो डायरेक्शन हमें लेना है वो हमेशा जैसे यहाँ पर रॉन्ग ऑर्डर में लेना है। रॉन्ग ऑर्डर मतलब जैसे देखो अगर ये टेल है, ये हेड है, फिर इसका टेल है, फिर इसका हेड है, तो अब टेल होना चाहिए, लेकिन हमें रिजल्टेंट का क्या लेना है, यहाँ पे हेड लेना है। ठीक है, तो ये इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब रिजल्टेंट का मतलब हो गया कि जैसे ए और बी मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर अगर आर अप्लाई कर दे तो वो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे तुम रेजिस्टेंस के अंदर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करते हो, उसी तरीके से ये इन दोनों का क्या होगा, एक तरीके से इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमें याद रखना है कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा, उनको ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करना होगा बाय ज्वाइनिंग देयर हेड एंड टेल, और तब उनके इस केस में जो थर्ड साइड होगा इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट। ठीक है, वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब यही चीज अगर हम पैरेललोग्राम के केस में देखें तो पैरेललोग्राम के केस में क्या करना होगा हमें, तो पैरेललोग्राम के केस में हमें जो है उन दोनों साइड से, जैसे यहाँ पे अगेन फिर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए वेक्टर अगर हमारा ये सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर जब हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो, तो हम इसे क्या करेंगे, इससे पैरेललोग्राम बनाएंगे। वहां पे क्या था, उससे हमें इन दोनों से क्या बनाना था, ट्राइंगल के दो साइड्स बनाने थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके पैरेललोग्राम बनाना है। अब ये पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इस ए वेक्टर को मैंने सपोज यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसके पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
ये हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये हमने वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ए वेक्टर को यहाँ पे। फिर अब इसी तरह से बी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं। बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया इसके पैरेलल डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पैरेललोग्राम बनाना है ना, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से शिफ्ट करेंगे। फिर से पैरेललोग्राम बनाने के लिए देखो इस तरह से शिफ्ट करना है। तो ये सपोज ये बी वेक्टर है, तो अब हमें क्या करना है, इनसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया और इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। तो सपोज ये पैरेललोग्राम है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। ये जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड डायगोनल जो है इसका, उससे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जिन वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है, द टू वेक्टर्स टू बी एडेड, द टू वेक्टर्स टू बी एडेड, ठीक है, द टू वेक्टर्स टू बी एडेड should be represented as two adjacent sides of a parallelogram. Then on completing the parallelogram, the diagonal from the common point of two vectors represents their resultant. तो डायगोनल उनका क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। यानी हमें याद रखना है ट्राइंगल लॉ में जब भी हमें करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ट्राइंगल के दो साइड्स बनाएंगे और थर्ड साइड इन रॉन्ग ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसे हम लोग पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसको हमें एक बार ये देखना होगा कि अब देखो जैसे अगर मानो तुम्हें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो अब दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो उनके लिए हमें इन दोनों को सिर्फ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। अब जब अगर हमें एक्चुअली ऐड करके हमें एकदम करेक्ट आंसर लेके आना है तो हमें सब चीजों को ग्राफिकली दिखाना होगा यूजिंग सुटेबल स्केल्स, ठीक है। यानी हमें ए वेक्टर को जो भी इसका मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड को देखते हुए हमें एरो का लेंथ लेना होगा। इसी तरह से बी के मैग्नीट्यूड को देखते हुए बी का लेंथ लेना होगा। जो भी इनके बीच में एंगल होगा उसको हमें सही तरीके से शो करना होगा। उसके बाद जो डायगोनल आएगा उसका जो लेंथ होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा। तो हर बार अगर हमें वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम लोग इतना सारा अगर करेंगे तो वो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए ये एक सही तरीका नहीं है सॉल्व करने का। ये समझने के लिए ठीक है, बट वेक्टर्स को ऐड करके क्वेश्चंस करने के लिए जो है वो ये तरीका सही नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे अगर मान लो ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो पैरेललोग्राम के अंदर में जो ये डायगोनल जो आता है, ठीक है, डायगोनल अगर हम लोग ए वेक्टर को जो है एक सुटेबल स्केल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी वेक्टर को सुटेबल स्केल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएगा। तो अगर हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें जो कि इसके डायगोनल को और इसके इन दोनों साइड्स को रिलेट कर दे, तो अगर ये दोनों साइड्स की वैल्यू पुट कर देंगे और इनके बीच का एंगल यूज कर लेंगे तो इससे हमारे पास डायगोनल का लेंथ और एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला होगा उसका यूज हम लोग बिना ये सब ड्रॉ किए हुए जो है इतना सारा जो है उसके बजाय भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मान लो कि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड्स जो है वो हमें गिवन है और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल गिवन है तो उसके डायगोनल का क्या लेंथ होगा। उसके लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो हम लोग डायरेक्टली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो दो वेक्टर्स हमारे एक्ट हो रहे हैं, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर और ये इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा। तो हमें क्या करना है, अब
एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट हमने कर लिया और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें डायगोनल बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो डायगोनल यहां से बनेगा डायगोनल ये, तो ये जो हमारा डायगोनल हो गया ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। अब हमें क्या करना है, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला, ज्योमेट्रिकल शेप के लिए एक फॉर्मूला ढूंढना है जिससे इसका डायगोनल इनके दोनों साइड से रिलेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, यानी इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया इस साइड को, और यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे और उससे हमारे पास ये रिलेशन फाइंड आउट करने में आसान हो जाएगा। तो सपोज ये हमारे पास पॉइंट्स ले लेते हैं पी क्यू आर एस और ये टी, ठीक है। तो हमें इस पी एस को फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या क्या चीज है, हमें गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर बी और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल, हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है, डायगोनल का एंगल फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना है हमें। तो हमें इसमें जो है इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर देखते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल है पी, ये एस और ये आर। इस वाले में अगर पाइथागोरस लगा दें तो बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस में आर एस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो पी एस जो है वो डायगोनल है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट आर से, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसका लेंथ ले रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं इसलिए इसमें वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे अभी। आर इक्वल्स टू ये, अच्छा अब ये देखो पी आर स्क्वायर, पी और आर, तो पी और आर का जो लेंथ है वो पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पी क्यू जो है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो उसे हम लोग लिख देते हैं ए और प्लस में क्यू आर। यहाँ पर ये जो मैंने वेक्टर नहीं बनाया, जब इसके ऊपर एरो जो नहीं लगाया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, और फिर दूसरा हमारे पास है आर एस, तो आर एस का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो क्यू आर है और आर एस है, इनको हमें क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो तुम अगर देखो तो पी टी और क्यू एस ये दो पैरेलल साइड्स हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर तुम देखो जरा, इन ट्राइंगल आर क्यू एस, इन ट्राइंगल आर क्यू एस जो होगा, अगर तुम्हें सपोज क्यू आर की वैल्यू को रिप्लेस करना है तो तुम क्या ले लो, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लोगे तो कॉस थीटा से हो जाएगा बेस क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनियस क्यू एस। अब ये देखो कि क्यू एस जो है वो अपोजिट साइड है पीटी का, यानी जितना लेंथ होगा पीटी का वो होगा क्यू एस का, और पीटी का जो लेंथ है वो बी के प्रोपोर्शनल है, यानी बी को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को। इसका मतलब क्यूएस जो होगा वो भी क्या करेगा, बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी क्यूएस की जगह हम लोग बी पुट कर सकते हैं, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। सिमिलरली तुम अगर इसमें साइन थीटा लगा दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा आर एस इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज तुम्हें क्या कर देनी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 बना हुआ है। तो ये हमारे पास r बराबर आ जाएगा कितना, a प्लस में क्यू आर की जगह पुट कर दिया b cos थीटा का स्क्वायर, प्लस में आर एस की जगह लिख दिया b sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे अगर एक्सपेंड कर देंगे तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो। तो अगर इसे एक्सपेंड हमने किया तो एक्सपेंड करने से हमारे पास आ रहा है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस में बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो सिंपल 10th क्लास मैथ्स, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab cos थीटा। अब ये जो देख रहे हो तुम फॉर्मूला, इसमें a है, ये r जो आ रहा है, r जो हमारे पास a से b से और 2ab यानी और थीटा से पता लग रहा है, जहां पे हमें a b और थीटा गिवन ही है कि दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। यानी हमारे पास एक r के लिए अब आ गया फॉर्मूला, इस पे रूट लगा दिया हमने, तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया ये कि अगर हमें दो वेक्टर्स पता है जिनका मैग्नीट्यूड a और b है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन ये वेक्टर है रिजल्टेंट जो है, तो रिजल्टेंट का एक डायरेक्शन भी हमें शो करके दिखाना होगा कि रिजल्टेंट किधर लग रहा है। तो उसके लिए मैंने ये चुना कि मैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है वो वेक्टर a के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। वेक्टर a से ये वेक्टर हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने इस एंगल को बीटा पिक कर लिया, बीटा ले लिया, और मैं इस बीटा को फाइंड आउट करके ये बता दूंगा कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो वेक्टर a से इतने डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अगर मुझे बीटा फाइंड आउट करना हो तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, इसी ट्राइंगल के अंदर में, ये जो ट्राइंगल हमारे पास PSR था, इन ट्राइंगल PSR मैं tan थीटा ले लेता हूँ, tan बीटा सॉरी, तो tan बीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, tan बीटा विल बी इक्वल्स टू RS अपॉन में PR, तो ये हो जाएगा RS अपॉन में PR, तो tan बीटा इक्वल्स टू RS कितना हो गया, तो RS हो गया हमारे पास में B sin थीटा अपॉन में PR जो हमारे पास है, देखो PR जो है बना हुआ PQ प्लस QR से, PQ को लिख दिया हमने A और QR को लिख दिया हमने B cos थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस B cos थीटा। तो यानी इससे हमने क्या किया, हमने अपने वेक्टर के लिए एक एंगल भी बता दिया, एक डायरेक्शन भी उसका शो कर दिया। तो यानी हमें याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स A और B थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ जो एंगल बना रहा है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा से। ठीक है, तो ये हमारा है पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हमने जो वेक्टर को ऐड करने के लिए जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया, इससे हमारे लिए एडिशन जो होगा वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें जो है फिर इतना सारा जो है ये लॉज मतलब वो ट्राइंगल वगैरह ग्राफ वगैरह ये सब ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर ठीक है, तो उसमें हम हमारे पास ये आसानी हो जाएगी, उसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे एंगल और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर एडिशन जो है उसको यूज करके वेक्टर्स को ऐड वगैरह करते हैं। यानी नेक्स्ट जो हमारे पास होगा इसमें वेक्टर एडिशन के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।